वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम अदालत में आज अंतरिम आदेश पर दलीलों को सुना जाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र ने इसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाने की अपील की है। आज का दिन बेहद खास है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम अदालत में सुनवाई हो रही है। जिन याचिकाओं को पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए दर्ज कर लिया है, उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। नई याचिकाओं को लेने से पहले ही मना कर दिया गया है। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, पिछली सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक लगाई थी अदालत ने 2 पॉइंट्स पर, किसी भी नई नियुक्ति को लेकर और साथ ही किसी भी जमीन की स्थिति में बदलाव को लेकर। आज बहुत ही अहम ये मुकाबला है और नए सीजीआई के लिए भी आज का ये दिन बहुत ही अहम होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने वाले मामले में आज मंगलवार को आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जिस तरह से इसके आगे की सुनवाई होगी और अंतरिम आदेश देने पर आज जिस तरह से आज का जी जिस तरह से आज जो है सुप्रीम कोर्ट में एक संक्षिप्त नोट भी दाखिल किया जाएगा और जिस तरह से याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक संक्षिप्त नोट जो है वो उसके द्वारा दाखिल की जाएगी और इस मामले पे आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की जो बेंच है वो आज इस मामले में सुनवाई करने वाली। तकरीबन 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर है और अनुमान एक लगाया जा सकता है कि 11 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी और वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का जो आश्वासन पिछले बार में दिया गया था, तो इस मामले पर सुनवाई होनी थी। जी तो इसी मामले की आज सुनवाई होनी है। और शंकर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो शंकर से कांटेक्ट टूट गया है, लेकिन जैसा कि बताया शंकर ने कि आज सुनवाई होनी है और पिछली जो अंतरिम रोक लगाई गई थी अदालत की ओर से और उसी पर जो दलीलें रखी गई हैं, एक शॉर्ट यहाँ पर नोट भी जारी किया गया है, उस पर भी सुनवाई होगी। बहुत ही अहम दिन है। क्या अदालत वक्फ पर पूरी तरह से संशोधन कानून पर पूरी तरह से रोक लगा देगी या फिर जो रोक लगाई गई थी पिछली सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस वक्त संक्षिप्त नोट पर आज सुनवाई होनी है। संत कबीर नगर में तैनात एक डॉक्टर पर उनकी पत्नी ने पॉर्न वीडियो बनाकर बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया। डॉक्टर की पत्नी का आरोप है कि उसके पति एक लड़के को जिला कारागार के आवास पर ले जाकर उसके साथ पॉर्न वीडियो बनाते हैं। पॉर्न वीडियो बनाकर इंटरनेट पर लोड करते हैं और उसे बेचते हैं। ये मामला सीएचसी खलीलाबाद का है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर वरुणेश दुबे जिला कारागार में भी डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी गोरखपुर में रहती हैं। डॉक्टर पर पत्नी का आरोप है कि वो एक लड़के के साथ महिलाओं के रूप में पॉर्न वीडियो बनाते हैं और इंटरनेट पर लोड करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। आरोप है कि इस करतूत का विरोध करने पर डॉक्टर पति ने उसके साथ मारपीट की है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। डॉक्टर के घर को सील कर दिया गया और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सनसनीखेज आरोप एक डॉक्टर पर उनकी पत्नी ने ही लगाया है। पत्नी का कहना है कि उनके पति जो कि डॉक्टर हैं वो एक लड़के के साथ पॉर्न वीडियोस बनाते हैं जिसे इंटरनेट पर बेचते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें दावा किया जा रहा है, महिला की ओर से जो आरोप लगाया गया है उसके मुताबिक डॉक्टर वरुणेश दुबे जिला कारागार में ये सब कुछ करते हैं। जिला कारागार के अंदर वो पॉर्न वीडियो बनाते हैं और उसे अपलोड करते हैं, बेचते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर वरुणेश दुबे पर पत्नी की ओर से ही। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर वरुणेश दुबे जिला कारागार में भी डॉक्टर हैं और पत्नी गोरखपुर में रहती हैं। उन्होंने ही आरोप लगाया है कि एक लड़के के साथ वो वीडियो बनाते हैं जिसमें लड़का लड़की के रूप में रहता है और पॉर्न वीडियोस बनाकर वो साइट्स पर बेचा करते हैं।
वीडियो में आ रहे हैं सर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, इस आरोप के बारे में और बताएं, और यहां पर दिख रहा है कि पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, तो अभी तक ये मामला जांच पड़ताल कहां तक पहुंचा है? जी, आपको बता दें कि वर्ल्डेस दुबे जो कि सरकारी डॉक्टर हैं और यहाँ पे सीएसपी फैलाबाद में अधीक्षक के पद पे तैनात हैं, जो कि इनकी पत्नी ने इन पे आरोप लगाया कि पोर्न वीडियो बनाते हैं, एक लड़के को बुला के। ये कारागार में भी डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे आवास है उनका, वहाँ पे उनको लड़के को बुलाते हैं और पोर्न वीडियो बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, जिससे पैसा कमाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है, और डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो जिला कारागार के आवास पर ये सब कुछ होता है, क्या पुलिस को वहां से कुछ मिला है या अभी सिर्फ सील करने की ही कार्रवाई हुई है? नहीं, फिलहाल तो पुलिस ने पूरे घर को खंगाला, लेकिन वहां से कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा अहम सबूत नहीं मिला जिससे ये सिद्ध हो पाए कि फोन वीडियो बनाते हैं। जिससे फिलहाल पुलिस ने आवास को सील करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी डॉक्टर का अभी तक इस मामले में कुछ उनकी सफाई आई है? फिलहाल आरोपी डॉक्टर इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो उनका साफ तौर पे मना कर दिया गया कि हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। पुलिस जांच कर रही, जो भी जांच रिपोर्ट में आएगी उसी को मानना होगा। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर वरुणेश दुबे पर गंभीर आरोप लगे हैं कि जिला कारागार वाले अपने आवास पर वो पॉर्न वीडियोस बनाते हैं, एक लड़के के साथ मिलकर ये पॉर्न वीडियोस बनाते हैं और बेचते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आवास को सील कर दिया गया है और पूछताछ भी चल रही है आरोपी डॉक्टर से। द ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर दिखा। तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने लड़के को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई। बंसल वायर कंपनी के गेट के सामने टक्कर हुई है। गुस्साए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आए दिन एनटीपीसी दादरी रोड पर हादसे होते हैं, इनका ये कहना है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर आगरा में 2 ट्रकों के बीच टक्कर हुई है और उस टक्कर के बाद ट्रकों में आग लग गई। एक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है। हादसा थाना सैया क्षेत्र में आगरा सैया हाईवे पर सैंथिया पेट्रोल पंप के पास हुआ है। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। के बारे में बताया गया, यहाँ के लोग, जनता के लोगों को उनको सुरक्षित उतार लिया गया था। उनको हल्की फुल्की चोटें थी। जो आगे कोई गाड़ी चल रही थी जिससे वो टकरा गई, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर, हाईवे कितनी देर जाम रहा हुआ है? हाईवे काफ़ी देर तक, करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गए और अब धीरे धीरे चल रहा है। सभी लोगों ने काफ़ी शांति का परिचय दिया, यहाँ के जो भी पब्लिक ने ली और गाड़ी वालों। इधर गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर हुआ। बदमाश सोनू पासी पर हत्या, लूट और चोरी की घटनाओं समेत लगभग 50 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस और एसओजी टीम को सफलता मिली है। रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान एडीजी जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस बदमाश में पूर्व में भी करीब 48 से अधिक संगीन धाराओं में विभिन्न थानों और जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती विद मर्डर आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आज कासगंज के दौरे पर रहेंगे। कासगंज को 724 करोड़ की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात देंगे। सीएम योगी कासगंज में नवनिर्मित पुलिस लाइंस का उद्घाटन भी करेंगे और वहीं लखनऊ में भी उनका एक कार्यक्रम है। केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की रजत जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच डीएनए विवाद पर सियासी घमासान जारी है और इस बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। बीजेपी नेता की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में अखिलेश यादव से माफी की मांग की गई है। पोस्टर पर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीरों के साथ लिखा है, अखिलेश यादव माफी मांगे, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट वॉर जारी है। ब्रजेश पाठक ने आज फिर अखिलेश यादव पर पोस्ट के जरिए तंज कसा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि थीसिस पोस्ट करने से पहले पोस्ट एक बार पढ़ लिया करें। पर्चा राजनीतिक विज्ञान का था और आपने जवाब होम साइंस वाली कुंजी से टिप करके दिया है, कॉपी करके दिया है। डीएनए के सवाल पर जवाब नहीं तो माफी मांग लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता हाथों में तिरंगा लेकर रक्षा मंत्री का स्वागत करेंगे। शाम 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहां से सीधे विकासखंड 2 गोमती नगर जाएंगे और डॉक्टर KNS मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। इधर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आतंकी सैफुल्लाह के मारे जाने पर बड़ा बयान दिया। आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम और आतंकवाद दोनों शब्द अलग हैं लेकिन काम एक ही है। दरअसल सैफुल्लाह रामपुर में CRPF पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उसके मारे जाने पर आकाश सक्सेना ने खुशी जताई, साथ ही आजम खां और उसके संबंध को लेकर निशाना साधा। आज 31 दिसंबर 2007 की रात जब यहाँ CRPF पर हमला हुआ था तो उसमें मास्टरमाइंड के रूप में सैफुल्लाह का नाम प्रकाश में आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2012 में ही आजम ने उन सभी आतंकवादियों पर से मुकदमा छुड़वाने के लिए पत्राचार शुरू किया था और तब उस पत्राचार के बाद जब वो रामपुर आया था तब प्रशासन ने ही इस पर आपत्ति दर्ज की थी। कहने का पता सिर्फ इतना है कि आजम और आतंकवाद ये शब्द ज़रूर अलग अलग हैं लेकिन दोनों के काम एक ही हैं और आजम तो इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं कि आजम की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें पूरा पैसा दाऊद का लगा हुआ है। बदायूं में अस्थि विसर्जन के दौरान गंगा में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। SDRF की टीम ने दोनों लड़कों के शव बरामद किए। तकरीबन 35 लोगों का परिवार राजस्थान के भरतपुर से कचला गंगा घाट पहुंचा था। सुमित और सुनीर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। हादसा ओझानी कोतवाली क्षेत्र के कचला गंगा घाट पर हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब अस्थि विसर्जन के लिए एक परिवार पहुंचा था। 2 लड़कों की मौत हो गई है। दोनों के ही शव बरामद कर लिए गए हैं। गंगा में डूबने से दोनों की जान चली गई। दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाली मेरठ की बेटी एथलीट पारुल चौधरी डिप्टी SP बन गई हैं। पारुल चौधरी ने मुरादाबाद में डिप्टी SP का पद ज्वाइन किया और इस मौके पर उनके पिता भाई भी मौजूद थे। पारुल मुरादाबाद से बेंगलुरु रवाना हो गई। पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पारुल चौधरी को CM योगी ने DSP पद पर नियुक्ति दी है और ये पत्र सौंपा। उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। पारुल मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली हैं। पारुल की सफलता से परिवार और गांव में खुशी है। पहली बार हमारे एशियन गेम्स में इतने मेडल आए हैं। आप ये भी कह रही थी कि आपके दिमाग में, आपके जहन में
डीएसपी शब्द भी चल रहा था जब आप दौड़ रही थी, तो आपको लगा था कि अगर गोल्ड मेडल आ गया तो डीएसपी तय है। हाँ जी, वो तो है ना, पहले तो मेरे लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी चला था कि अगर आज मैं यहाँ गोल्ड जीतती हूँ तो मेरी यूपी गवर्नमेंट डीएसपी देगी, तो है ना उस मतलब कुछ है ना ऐसे हो रहा था। मैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ सर को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई और प्लेयर अपना इतना सोच रहा है कि हाँ मुझे नौकरी मिल रही है, तो मतलब बहुत उनको थैंक। संगम नगरी प्रयागराज में दूसरे बड़े मंगलवार के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं लेटे हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। बजरंगबली की लेटी हुई प्रतिमा का फूलों और फलों से श्रृंगार किया गया। ज्येष्ठ माह में इस बार 5 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगल का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि बड़े मंगलवार को हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नोएडा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, जहां नोएडा अथॉरिटी सभी दुकानदारों और कंपनियों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन ले रही है। इस दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई में 250 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया। ये कार्रवाई निठारी गांव में हुई। आपको बता दें, कई शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है, जिसे लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इधर कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री पर जीएसटी सीजीएसटी की छापेमारी हुई है। कई टीमों ने एक साथ फैक्ट्री, गोदाम और मालिक के घर पर छापेमारी की। अमित गंजो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, इस छापेमारी को लेकर क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर का है, जहां कानपुर में सेंट्रल जीएसटी की 5 सदस्यीय टीम ने सुबह अर्ली मॉर्निंग छापेमारी की शुरुआत की। इसमें पॉलीपैक बनाने और पॉलिथीन बनाने वाली कंपनी पर कर अपवंचना की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक एक करके छापेमारी की शुरुआत हुई। पहले फैक्ट्री, फिर उसके बाद गोडाउन, उसके बाद वीआईपी रोड पर उनके फ्लैट पर। यहाँ अगर बात की जाए टीम की, तो टीम अभी किसी तरह की चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रही, ना मीडिया से बता रही, मगर ऐसा माना जा रहा है कि 2023, 2024, 2024, 2025 में जो वेरिएशन हुआ था उस पर भी एक है, और कुछ चीजें ऐसी उनके हाथ लगी हैं जो टैक्स से रिलेटेड है। यानी कहीं ना कहीं कर वंचना का मामला सामने है। करोड़ों की टैक्स चोरी की बात अभी प्रकाश में सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गोपनीय जांच चल रही है। और सेंट्रल जीएसटी की जो टीम है, इसमें लखनऊ के टीम के ऑफिसर्स हैं, इसमें कानपुर के ऑफिसर्स हैं, और इसमें वेस्टर्न विंग के भी ऑफिसर्स आए। और ऐसे में जब ये छापेमारी समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा वास्तविक क्या है। मगर इन सबके बीच इनके जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, कंपनी के पार्टनर्स हैं, वहाँ एब्सकॉन्ड है। फैक्ट्री पे जो गोडाउन की बात की जाए, जहाँ मैनेजर होना चाहिए वहाँ मैनेजर नहीं है, वहाँ सिर्फ कर्मचारी मौजूद हैं। और जो गोडाउन की बात की जाए, गोडाउन के स्टोर मैनेजर मौजूद नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स को मिलाना, इसकी शीट्स को मिलाना, इसके कंप्यूटर से एसेट्स को मिलाना, इनके लैपटॉप्स को, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो हमारी टीम बता रही है, सोर्सेज के हवाले से पूरा है, इन तमाम चीजें उनके हाथ लगी। अब जब ये समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा वास्तविकता थी क्या। जी धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।